हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू रिवीजन सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्लूइड है। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा चीज़ें और इम्पोर्टेंट होती चली जाएगी। या देखो, सीधी सी बात है, शुरू में बात होती है हमारी डेंसिटी की, हमारी प्रेशर की, फिर हम फ्लूइड फ्लो पे आएंगे, ठीक, फिर हम विस्कोसिटी पे आएंगे और लास्ट में सरफेस टेंशन वगैरह पे आएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, ढंग से शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, याद कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस को करिएगा। तो ये एक तरीका है जो जिससे बेटर रिजल्ट आपको इस वीडियो का मिलेगा। भाई देखो, टाइम दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो रिस्पॉन्स भी तो आना चाहिए ना, रिजल्ट भी तो आपको मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो सो अकॉर्डिंगली बिहेव करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। क्या है फ्लूइड में, पहले बेसिक बातें करते हैं। क्या है यार फ्लूइड? एवरीवन नोज दैट कैन बी फ्लो। जो बह सकता है वो फ्लूइड है, या तो लिक्विड होगा या तो गैसेस होगा। बट देखो, है चैप्टर का नाम फ्लूइड, बट जो इस चैप्टर में हमको मोस्ट ऑफ द थिंग्स पढ़नी है ना, वो लिक्विड के बारे में पढ़नी है। और लिक्विड में भी कौन सा लिक्विड पढ़ना बच्चा हमको? आइडियल लिक्विड पढ़ना है। आइडियल लिक्विड क्या होते हैं? जो दो प्रॉपर्टी को पॉजेस कर रहे होंगे। कौन सी दो प्रॉपर्टी को पॉजेस कर रहे होंगे? लिक्विड मस्ट बी इनकंप्रेसिबल। कितना भी प्रेशर लग जाए, कितना भी प्रेशर हो, लिक्विड कंप्रेस नहीं होना चाहिए। हम ये मान के चलते हैं, मतलब फिक्स मास होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा, फिक्स डेंसिटी होगी। लिक्विड मस्ट बी नॉन विस्कस बच्चा। ठीक, विस्कोसिटी क्या होता है? लिक्विड के सरफेस के लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होता है, जो उसके मोशन को अपोज कर रहा होता है, वो विस्कोसिटी अभी इसी वीडियो में हम थोड़ी टाइम बाद बात करेंगे, है ना। तो अब बच्चा क्या है? नॉन विस्कस होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन वैलिड है, तो हम डेंसिटी और प्रेशर के बारे में इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले डेंसिटी से शुरू करते हैं, क्योंकि बेसिक है, कुछ चीजें जरूरी है आपको पता होना, प्रेशर में काम आएगा। अब ये देखो, डेंसिटी होता क्या? हैवीनेस होता है बेसिकली ना, भारीपन किसी भी बॉडी का, किसी भी। अब फ्लूइड पढ़ रहे हो, सॉलिड तो है नहीं, तो लीनियर मास डेंसिटी होगी नहीं, सरफेस मास डेंसिटी होगी नहीं। वॉल्यूम की बात करोगे तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। एक एक पॉइंट बच्चा छाट छाट के इंपॉर्टेंट लिखा है, तो प्लीज हर एक पॉइंट को प्रॉपर नोट कीजिए, कहीं से कुछ छूटने ना पाए। ठीक है, अब इन केस ऑफ होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस इट इज स्केलर। आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस बच्चा, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होता है? विच हैव सेम प्रॉपर्टी in every direction, है ना, which have same property in every direction is called isotropic substance। और हर डायरेक्शन में सेम है तो बच्चा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक, अब अगर ये स्केलर है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पॉइंट आता है? अगर कोई हॉलो बॉडी है तो डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस से कम होगी। जैसे आयरन, अगर आयरन की कोई स्फेरिकल बॉल बना लिए हो आप, हॉलो हॉलो, तो उस हॉलो बॉल की डेंसिटी आयरन की डेंसिटी से कम होगी। क्यों? क्योंकि बीच में एयर इंट्रैप्ड है, एयर की डेंसिटी मटेरियल से कम होती है, इसलिए डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक, रिलेटिव डेंसिटी बच्चे इंपॉर्टेंट है, यूज हो जाती है प्रेशर में, कई बार फॉर्मूले में यूज होगी, स्पेशली यूट्यूब मैनोमीटर के क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी इस्तेमाल कर लेता है। वो डेटा ही देगा रिलेटिव के टर्म में, तुमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा क्यों होता है? एनामोलिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मिलेगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी क्या होती है, अलग कहानी बताती है, वो अगले वीडियो में देखिएगा। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब अगर इसी को डेंसिटी की जगह वेट यूज कर रहे हो, मतलब वेट ऑफ बॉडी अपॉन वेट ऑफ वाटर बोल रहे हो, तो वही रिलेटिव डेंसिटी क्या कहलाएगा बच्चा? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये आपको पता है, एवरीवन नोज कि अगर दो या दो से ज्यादा इमिसिबल लिक्विड है जो मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे नीचे, जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर होगा, वही लिखा है। हाँ, चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ टू लिक्विड मिक्स, अगर दो लिक्विड को मिक्स किया जा रहा है, मिक्स हो गए हैं, तो जो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है वो दो हो सकती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
टू रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2, मतलब ये दो लिक्विड मिलाए हो ना, उनकी अपनी अपनी डेंसिटी। पहले लिक्विड की डेंसिटी रो 1, दूसरे लिक्विड की डेंसिटी रो 2 है बच्चा। तो ये तब है जब m1 इक्वल टू m2, जब दोनों का मास सेम होगा। बात को गौर से सुनिएगा, अगर दोनों का मास सेम है तो मिक्सचर की डेंसिटी इतनी आएगी, और अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, ध्यान से सुनना, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो मिक्सचर की डेंसिटी इतनी आती है। ठीक है, इसको हम हार्मोनिक मीन भी बोलते हैं इसको, और इसको हम क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक मीन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक मीन बोलते हैं। याद होना बहुत 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 जरूरी है बच्चा। ठीक है, चल ये तो तुम भी जानते हो कि अगर बॉडी सिंक कर गई है लिक्विड में तो बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होगी। सबमर्ज्ड भी है और ऊपर फ्लोट कर रही है, दोनों का सरफेस कोइंसाइड हो रहा है, तो दोनों की डेंसिटी बराबर। लिक्विड के ऊपर है बॉडी, तो बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से क्या होगी बच्चा, कम होगी। ये डेंसिटी का बेसिक था। अच्छा, बेसिक पे 2-3 चीजें और है जो आपको करनी है। मेरे को कहीं जगह मिल जाए तो मैं ना नोट डाउन कर दूं, या तो फिर मैं मिटा के करूंगा, करना तो है ही, है ना। या मेरे को जगह मिल गई है तो मैं इसको नोट डाउन कर देता हूं, थोड़ा सा चीजें हटा देता हूं, है ना, तो मेरे को जगह मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से, है ना। डेंसिटी 2-3 याद करना जरूरी है बच्चा। ठीक, जैसे डेंसिटी ऑफ एयर याद रखिएगा 1.29 लिखते चलिए केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। बच्चा इतना याद रख लेना, और अगर तुम एयर की नहीं भी याद रखना चाहते हो तब भी चलेगा, लेकिन वाटर और मर्क्यूरी तो हर हाल में बच्चा तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई थी हमारी, और हमारी, हाँ, अब हम प्रेशर पे आते हैं। ये था डेंसिटी का बेसिक। अभी डेंसिटी पे और बात करनी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटेशन वगैरह पे, बट प्रेशर के बाद। ठीक है, तो अब प्रेशर क्या होता है यार, थ्रस्ट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट क्या होता है भाई, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट ऑन अ गिवन सरफेस। ठीक है, ऑन अ गिवन सरफेस, यानी प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, स्केलर क्वांटिटी है, आइसोट्रोपिक है। ठीक, दिक्कत नहीं, आइसोट्रोपिक का मतलब अब आपको पता है। यूनिट बाट और mmHg, एटमॉस्फेयर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वो दुनियादारी बहुत है, आपको इस पे फोकस ज्यादा करना है, इस पे ज्यादा करना है। ये कन्वर्जन्स बच्चा याद होने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे। 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 ATM की वैल्यू इतनी होती है। 1 ATM 760 mm ऑफ Hg है। टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट से अभी बात करते हैं। और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 पास्कल भी कहलाता है। तो ये चीज जरूरी है। ठीक है, यहाँ समझाने लायक कुछ था नहीं मेरे पास। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको फिगर आउट करने हैं, नोट डाउन करने। फिगर आउट कुछ नहीं करना है, नोट डाउन करना है कि अगर कोई लिक्विड है किसी बीकर वीकर में भरा है तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है Pa + H⍴g। ये बेसिकली इसलिए बनाया है कि ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स करके मैंने इस चीज को फिगर आउट किया। Pa + H⍴g बच्चा, P टोटल प्रेशर, Pa एटमॉस्फेरिक प्रेशर, H हाइट है बच्चा जितना लिक्विड भरा, रो डेंसिटी है, G ये वो प्रेशर है। देखो, अब इसको तो वैसे तो हम H⍴g को गेज प्रेशर भी कहते हैं, बट ये वो प्रेशर है ना, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। अब सिंपल भाषा में ऐसे समझो, प्रेशर ड्यू टू क्या, लिक्विड ना, जिसको हम गेज प्रेशर भी कहते हैं। तो गेज प्रेशर तुमको कई किताबों में P - Pa भी मिलेगा, तो बच्चा बात वही है, P - Pa करोगे H⍴g ही आता है। ठीक है, अब ग्राफ के थ्रू अगर डेटा देने की कोशिश करें तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रेशर और हाइट में ग्राफ बना रहे हो तो बच्चा जो इसका स्लोप होता है वो ρg होता है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो इंटरसेप्ट है पीए है। ठीक, अब प्रेशर फॉर नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन इज सेम, क्योंकि हाइट सेम है, डेंसिटी सेम होगी ही, तो प्रेशर भी क्या होगा, सेम। अल्टीमेटली प्रेशर तीन चीजों पर डिपेंड करता है, एच, रो, जी, हाइट, डेंसिटी और जी। अब कहोगे सर जी सेम है, तो बच्चा जी सेम तब है ना जब लिक्विड रेस्ट पे, लिक्विड मोशन में होगा तो कहानी बदल चुकी होगी। ठीक है, और जो डिपेंड नहीं करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड शेप ऑफ कंटेनर, जैसे ये तीन ले लो यार, सबको पता है, तो नाइन्थ वाइन्थ में पढ़ा दिया जाता है कि अगर शेप ऑफ कंटेनर की बात कर रहे हो, ये है, ये है, ये है, अगर सेम हाइट तक भरे हुए हो लिक्विड, तो सब में प्रेशर भी सेम होगा, क्योंकि लिक्विड वही भरे भाई, इसकी डेंसिटी रो, इसकी भी रो, इसकी भी रो, तो यार कैसे वैरी कराओगे, एच सेम, रो सेम, जी सेम, तो प्रेशर अपने आप क्या हो चुका होगा, सेम। लेकिन वेट अलग अलग होगा, इसमें पानी ज्यादा भरा होगा और इसमें पानी कम भरा होगा। कोई भी लिक्विड हो, जरूरी नहीं है पानी हो, तो इसका वेट सबसे ज्यादा, उससे कम इसका, और सबसे कम इसका। बट ये तब वैलिड है जब ये कहानी थी। ठीक है, अगर यहां पे ट्विस्ट कर दे, जो कर देता है, इसलिए मैंने इसको ढंग से लिख भी दिया है, बट दीज वेसल्स हैविंग इक्वल बेस एरिया, ध्यान से सुनना, इक्वल बेस एरिया एंड फिल्ड इक्वल वॉल्यूम। अब बच्चा बेस एरिया बराबर है, ठीक, अब बेस समझो बात को, अगर बेस एरिया बराबर है, इक्वल वॉल्यूम भर रहे हो, अब बच्चा बेस एरिया बराबर है ना, मतलब ये वाला एरिया, ये ऊपर जाओगे तो बेस, तो तब तो एरिया बदल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो पतला होगा उसमें ज्यादा हाइट तक लिक्विड आएगा, जो चौड़ा होगा उसमें कम हाइट तक लिक्विड आएगा। अब जिसकी हाइट ज्यादा उसमें प्रेशर भी ज्यादा है ना, तो P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, क्योंकि सबसे कम पानी सबसे कम हाइट तक इसमें भरेगा। तो ध्यान से बात को नोट कीजिएगा, कहीं भी टीचर ट्रैप करने की कोशिश करे तो अपने को ट्रैप नहीं होना है। टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट एज सच पूछता नहीं है, लेकिन अब कंप्लीट डिटेल देने की आदत है तो छोड़ा नहीं, फिर मैंने वही है कि यार अंगूठे से किसी कैपिलरी को प्रेस किए, ऐसे डाल दिए, देखे कि ये 760 mm तक लिक्विड चढ़ा है, Hg, यहाँ भी ऐसे स्लैंट हाइट पे भी यही चढ़ा है, तो इन्होंने कहा कि यार ये जो लिक्विड रेज हो रहा है ये ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेज हो रहा है, तो P इक्वल टू H लगाया, हाइट रखा 760 mm या 0. ये तुम्हारा 76 सेंटीमीटर, 0.76 मीटर। डेंसिटी मर्क्यूरी की रखा, भी याद करवाया था, जी रखा, आपको इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल गया। अब अगर कभी तुमसे असर्शन रीजन में ये पूछता है कि यार व्हाई Hg, व्हाई नॉट वाटर, व्हाई नॉट एनी अदर थिंग, है ना, तो यार मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है तो हाइट कम लेगा, बहुत बड़ी कैपिलरी नहीं लगानी पड़ेगी, पता लगा किलोमीटर में कैपिलरी लग रही है, ठीक, ओपेक है तो इजीली विजिबल है, देख सकते हो, और वेपराइज नहीं होगा, वाटर में ये दिक्कतें आती हैं, ठीक। फिर इसी का फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला यूज करके हम हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर निकाल लेते हैं, है ना, H की वैल्यू निकालते हैं, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो डेंसिटी ऑफ एयर, जी पुट किया, लगभग 8 किलोमीटर की हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर आपको मिलता है, ठीक। आओ बच्चा, ये दोनों कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स बनते हैं मैनोमीटर पे, यूट्यूब मैनोमीटर पे, ठीक है, तो समझ लो कर रहा कैसे है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, तुमको आंसर्स मिलते जाएंगे। एक ही गैस चेंबर था, यूट्यूब लगाया यहाँ पे, भाई यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, सेम हाइट पे बच्चा प्रेशर बराबर होता है, अभी हम बात करके आए, है ना, कि सेम हाइट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, यानी P1 इक्वल टू क्या, P2। अब P1 तो ये गैस का प्रेशर है जो है ना, P2 यार इसके ऊपर भी तो प्रेशर है, अब इसके ऊपर इतना H हाइट का लिक्विड है या गैस है, तो ये कुछ प्रेशर H रोजी हुआ, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस H रोजी, तो यहां पे प्रेशर कितना, PA प्लस H रोजी, वो इसके क्या हो जाएगा, बराबर। अगर यूट्यूब मैनोमीटर आता है तो दोनों लिंब का प्रेशर बराबर होगा बच्चा, है ना, यानी अब इसमें प्रेशर क्या यार, कुछ तो इसके ऊपर लग रहा होगा ये, अब इस हाइट पे ये P1 P2 यहां ना लिखो, ऐसे लिखो वरना भी
कंफ्यूजन हो गया आपके लिए, ये P1 इधर का, P2 इधर का। अब बच्चा इस सरफेस पे ध्यान दो, इस सरफेस के ऊपर क्या क्या है यार, कुछ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे भी होगा, और तो इसके ऊपर क्या है यार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इतनी हाइट का लिक्विड H1 ρ1 g, तो इस पे टोटल प्रेशर Pa प्लस H1 ρ1 g। इस पे देखो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इतनी हाइट का बच्चा ना, यानी H2 ρ2 g, तो इस पे टोटल प्रेशर P2 पे कितना, Pa प्लस H2 ρ2 g। डायरेक्ट है बच्चा, यूट्यूब मैनोमीटर के सारे क्वेश्चन इस एक लाइन से सॉल्व हो जाते हैं, उसमें कुछ तुमको परेशानी नहीं आने वाली है, इजी होता है। ठीक है, तो ये काम कंप्लीट होना चाहिए आपका। नाउ अब वेरिएशन इन प्रेशर इन एक्सीलरेटेड फ्लूइड। अब फ्लूइड रेस्ट पे नहीं है, फ्लूइड मोशन में है। कैसे, वेसल को मोशन में ला रहे, बहुत आसान है, परेशान मत होना। दो केस, पहला अगर वेसल का मोशन हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, सॉरी पहले वर्टिकल लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब यार एक वेसल है, एच हाइट वाइट तक भरा था, वेसल ऊपर जा रहा है, बात को गौर से सुनिएगा, वेसल ऊपर जा रहा है किस एक्सीलरेशन से, ए से। लिक्विड में स्यूडो फोर्स नीचे को आएगा, स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना बच्चा, लिक्विड में नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा, ma। स्यूडो फोर्स वेट भी नीचे, रिएक्शन फोर्स ऊपर को Pa, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स PAA। ठीक, कुछ नहीं करते, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो ऊपर था Pa, नीचे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, इक्वेट मार देते हो, लगभग वही एक्सप्रेशन आएगा, P इक्वल टू PA प्लस H रो G की जगह A हो जाएगा। ठीक, G की जगह G इफेक्टिव होगा। अगर वेसल ऊपर जा रहा है बच्चा तो G प्लस A, एकदम स्ट्रेट याद रखो, कोई इसमें नेगोशिएशन नहीं है। अगर ऊपर जा रहा है तो G प्लस A, और अगर वेसल नीचे जा रहा है तो बच्चा G माइनस A यूज करेंगे। इस चीज को खास ख्याल रखिएगा, कुछ नहीं करना है। अब अगर हॉरिजॉन्टल है बच्चा तो उसमें थोड़ी सी कहानी तुमको समझनी होगी, है ना, वहां पे थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल के पहले ना अपने नोट में ये लिख लेना कि जो प्रेशर का फोर्स होता है ना, नेट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। भाई थ्रस्ट बोलते हो ना, थ्रस्ट क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स, है ना। तो जब भी प्रेशर की बात करेंगे तो जो फोर्स होगा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखो जैसा अगर लिक्विड रेस्ट पे था, बहुत गौर से समझना तब नोट करना, इसको पॉज करके बाद में नोट करना, आराम से पहले समझो। अगर ये लिक्विड रेस्ट पे है तो ऊपर ये देखो फोर्स परपेंडिकुलर है। अब ये वेसल मोशन में लाए, मान लो इस डायरेक्शन में वेसल मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन A से, इस पे स्यूडो फोर्स इधर को लगेगा बच्चा ma, नीचे वेट, तो नेट फोर्स इधर को आया बच्चा, नेट फोर्स इधर को आया। तो अब जब नेट फोर्स इधर को है तो ये सरफेस अब ऐसे नहीं होगा, अब अपने आप इसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये सरफेस कुछ ऐसे दिखने लगेगा। कभी भी तुम ध्यान दो कि कोई कॉफी का कप लेके आप कार वार चला रहे हो ना, रखे हो, तो वो अपने आप लेवल उसका चेंज हो जाएगा, एक तरफ ज्यादा हो जाएगा, एक तरफ कम, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन उधर को मिला, लिक्विड भागेगा इधर को, तो इधर का लेवल राइज हो जाएगा और उधर का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये ऐसा बनेगा। ठीक, फिर आओ यहां पे, अब यहां पे क्या है भाई, मानो मैंने एक क्रॉस सेक्शन लिया, एच हाइट एक्स्ट्रा हो गई ना, मान लो ये एंगल कितना बना, थीटा। अब यहां पे एक्सप्रेशन याद रखिएगा कि मान लो इस एंड पे प्रेशर P2 है, इस एंड पे प्रेशर P1 है, तो लाजमी सी बात यहां का प्रेशर ज्यादा होगा, इसके ऊपर लिक्विड है, कितनी हाइट का लिक्विड है, H हाइट का लिक्विड है, तो हम ये भी कह सकते हैं P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो जी, बोल सकते हैं। और P2 माइनस P1 L रो A भी याद रखना, L इज दिस लेंथ। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर दिया मैंने, तो देखो मेरे को एक तो ये मिला, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, H बाई L मिला। ठीक, फिर इन दोनों कंपेयर करके H बाई L निकाला ना, वो A बाई G के बराबर मिलता है। किसके बराबर मिलता है, A बाई G के बराबर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग में अच्छे से रख के चलिएगा।
एक चीज और, अगर कभी तुमसे कहता है ना कि लिक्विड मूव किया, आधा लिक्विड गिर गया, तो आधा अगर बोलता है ना तो ए और जी की वैल्यू बराबर होगी, मतलब इन दैट सिचुएशन वेसल का जो एक्सेलरेशन है जी के बराबर होगा। रिमेनिंग केस में आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना यार, सब कुछ थोड़ी ना पका पकाया मिलेगा, ठीक। पकाना मैं सिखा दे रहा हूं, पकाना आपको पड़ेगा। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि भाई अगर ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर रहे हो तो प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑन लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज सेम। मतलब अगर ग्रेविटी नहीं ले रहे हो तो किसी भी वेसल के हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी बच्चा, सेम होगी। दो एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक्स एज सच पूछता नहीं है, लिफ्ट में बहुत आसान है कॉन्सेप्ट। एक ये क्रॉस सेक्शन बनाए A1, F1 फोर्स हमने इस पर डाला, ठीक है। इन रिजल्ट हमको F2 फोर्स मिल जाता है, इसका क्रॉस सेक्शन आपने बढ़ा दिया है। क्रॉस सेक्शन आपने बढ़ा दिया है तो भाई यहां से देखो प्रेशर कितना मिला, P1 मिला। अब पास्कल लॉ क्या कहता है कि भाई P1 इक्वल टू P2, मतलब इस लिंब का प्रेशर इक्वल टू इस लिंब का प्रेशर, करेक्ट। यानी P1 इक्वल टू बच्चा P2 होगा। अब अगर P1 इक्वल टू P2 तो F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, मतलब यहां पे अगर हम थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे ना तो यहां पे हमको ज्यादा फोर्स अपने आप मिल जाता है, तो भारी चीजों को उठाने के काम आता है, ठीक। चले आगे बढ़े, आओ आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह पे आते हैं, बट उसके पहले अब थ्रस्ट फोर्स या बायंड फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो लिक्विड लगा रहा होगा बॉडी में ऊपर की डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स या बायंड फोर्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज बायंसी, है ना। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब बच्चा मान लो कोई लिक्विड तुमने इमर्स किया, बॉडी की डेंसिटी रो, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा, वेट नीचे mg, बायंड फोर्स ऊपर की तरफ u। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, V इन सिग्मा जी। V इन मतलब इमर्स्ड वॉल्यूम। मैं ये इसलिए बोलता हूं ना याद करने को, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में जो भी बॉडी को कंप्लीटली इमर्स किया जाए वो मतलब बॉडी को कंप्लीट इमर्स किया जाए, ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। पार्शियली भी इमर्स करेंगे तो वहां पे V इन काम आएगा, पूरा पूरा वॉल्यूम बच्चा आप देना। एपरेंट वेट, अब बच्चा नीचे जो एक्चुअल वेट है mg, ऊपर की डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग गया तो जो एपरेंट वेट होगा क्या, नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स जो अपोज कर रहा है, तो एपरेंट वेट mg माइनस u। mg मतलब v इंटू रो लिख सकते हो ना, इसको v सिग्मा लिख सकते हो सॉल्व करके, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। बट दिस वैलिड ओनली इफ बॉडी इज, इस चीज को याद रखना बच्चा वरना गलत हो जाएंगे क्वेश्चन सारे पे, कहोगे सर ने गलत करा दिया है। वैलिड ओनली इफ बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड, बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड। अगर नहीं है ना बच्चा, यहां पे समझो ना, फिर V और V बराबर कैसे हो गए। आपसे बोलेगा बॉडी आधी इमर्स है तो फिर यहां पे V/2 डालोगे आप, 1/3 इमर्स है तो V/3 डालोगे। मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला याद रखना, V इन सिग्मा जी। मैं कभी याद नहीं कराता V सिग्मा जी, मैं क्यों बोलूंगा V सिग्मा जी, अगर बॉडी कंप्लीटली इमर्स है तो V सिग्मा जी ना। और जैसे पेपर्स आ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कंप्लीटली इमर्स देगा, वो पार्शियली इमर्स देगा, तो दिमाग में भर के चलना ये बात, वरना सब खराब हो जाएंगी चीजें। मेरी भी मेहनत खराब, आपकी तो मेहनत खराब हो ही जाएगी, ठीक है। लेकिन गलती भी तो तुम्हारी है, मैं तो बता ही रहा हूं, ठीक। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अब जब फुल लेंथ वीडियो में ना उस पे कहानी है अच्छी, कभी रिवीजन में कहां सुनाने का मौका मिलता है यार, यहाँ पे तो बस भागे चलो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी हो ना, सुकून से पढ़ा रहा है फुल लेंथ में। अब थ्रस्ट फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब कि भाई जितना कुछ बॉडी को डुबाए तो जितना पार्ट इमर्ज हुआ है, ठीक है, जितना पार्ट उसका जो वेट होगा अब थ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा। तो यही बात तो मैं भी लिख के दिया था, U इक्वल टू V इन सिग्मा जी, वही बात याद रखनी है। अच्छा यहां एक चीज और, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है ना तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है।
अब नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होने का मतलब यहां पे समझो कि भाई अगर इस पे मैं बोलूं नेट फोर्स जीरो मतलब ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, मतलब वेट नीचे ये वेट, ऊपर अपथ्रस्ट मतलब वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट, ऐसा बोलोगे ना, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू अपथ्रस्ट। लेकिन बच्चा ये तब वैलिड है, फिर से मैं बोल रहा हूं, तब वैलिड है जब कोई और फोर्स ना हो। अगर तुमको ये कंडीशन दिया कि भाई कुछ ये इमर्ज है तो mg इक्वल टू यू ले लिया, चल गया, सही है, ठीक। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये आया ना बच्चा कि एक ये स्ट्रिंग से कोई बॉडी अटैच है और तब इसको डुबोया गया है, बात समझो, अगर स्ट्रिंग से बॉडी अटैच है तब डुबोया गया है, तो अब बच्चा यहां पे कांड क्या हो रहा होगा, नीचे mg, इसकी वजह से ऊपर अपथ्रस्ट, बॉडी की वजह से स्ट्रिंग में टेंशन भी तो होगा, बॉडी की वजह से स्ट्रिंग में टेंशन भी तो होगा। तब जब यहां करोगे ना ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो T प्लस यू इक्वल टू mg बना, फेल हो गया ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में लिखा होता है किताबों में, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू अपथ्रस्ट, जब कोई और फोर्स ना हो। इसको ढंग से दिमाग में बैठाना, अपने शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन रखना। लेकिन अगर कोई और फॉर्मूला वैलिड है, मैं तो हमेशा कहता हूं बच्चा आप सिर्फ और सिर्फ ये लाइन याद रखो, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, किसी की दम नहीं है कि न्यूमेरिकल गलत करा ले जाए, ठीक है। बस तरीका सही पता होना चाहिए, बात सही पता होनी चाहिए, आराम से बात हो जाती है। तो इतनी बात क्लियर, कॉन्सेप्ट सही पढ़ोगे ना बच्चा तो न्यूमेरिकल नहीं गलत होते, गलत पढ़ोगे तो गलत होंगे ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब हम अपने जिस सेगमेंट पे हैं बच्चों, दैट इज फ्लूइड फ्लो, तो हमारा डेंसिटी प्रेशर की बात कंप्लीट है, फ्लूइड फ्लो पे चलते हैं। फ्लूइड फ्लो लाइक क्या नेचर होना चाहिए, है ना। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, आइडियल फ्लो है, कांस्टेंट स्पीड से होने वाला फ्लो है, जिसमें एक सीधी लाइन में फ्लो होता है, दैट इज फॉर आइडियल लिक्विड बेसिकली। अब इस पर डेफिनेशन आप क्या बोलते हो कि यार जो प्रीसीडिंग पार्टिकल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को फॉलो करेंगे, मतलब एक सीधी लाइन में फ्लो होगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, एनी पार्टिकल फॉलो पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल, कुछ ऐसे एक सीधी लाइन में होगा, है ना। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट वन बच्चा, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट वन, कि जब ये फ्लो हो रहा होगा तो जो इनका टेंजेंट है वो उस मोमेंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जहां पे जैसे यहां पे है टेंजेंट खींचा तो बच्चा डायरेक्शन ये है वेलोसिटी की, तो टेंजेंट जो होगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इतनी बात ओके। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या है, जिगजैग फ्लो है, रैंडम फ्लो है, डिसऑर्डर्ड फ्लो है, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। जैसे जो ब्रिजेस होते हैं ना, ब्रिजेस के जो पिलर्स होते हैं ना, कभी उन पे ध्यान दो तो जो रिवर का फ्लो होता है ना पिलर के नियर बाय में, वो डिसऑर्डर्ड रैंडम फ्लो होता है, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। जो जिस पे आपको क्वेश्चंस नहीं बनते हैं आपके में, जो मोस्टली जो वर्किंग है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो आइडियल लिक्विड को ही लेके है ना। अब वेलोसिटी ऑफ लिक्विड चेंजेस विद टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट होगा बेसिकली, ठीक है। अब अच्छा ये तो चलो ठीक है। लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो क्या है यार, ये भी स्टेडी फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, बट फॉर विस्कस लिक्विड, बट फॉर विस्कस लिक्विड। ध्यान देना जो स्ट्रीमलाइन फ्लो हम पढ़े ना, जो अभी तुम नोट्स में लिखे हुए हो, वो आइडियल लिक्विड के लिए है, और बच्चा आइडियल लिक्विड नॉन विस्कस होता है, ये बात तो हम सब जानते हैं। लैमिनार फ्लो भी स्ट्रीमलाइन ही एज अ यूज होगा, स्ट्रीमलाइन बट फॉर विस्कस लिक्विड, ठीक है। लैमिनार क्यों कहते हैं, लैमिनी वगैरह के फॉर्म में करता, मतलब ये क्या है, ये है नॉन विस्कस, जिसमें सारी लेयर्स एक तरीके से बिहेव करेंगी, है ना, क्योंकि इनके बीच कोई वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं है, सबकी वेलोसिटी सेम है, सबकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन यहां पे क्या होगा, वेलोसिटीज अलग अलग होगी, तो यहां पे ये पैराबोलिक पाथ बनाता है, दैट इज फॉर विस्कस लिक्विड,
इतनी सी बात याद रखनी है। यूज आपको एज अ लैमिनार, एज अ स्ट्रीमलाइन ही करना है, बट स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन नॉन विस्कस के लिए बोलोगे और लैमिनार फ्लो किसके लिए बोलोगे? विस्कस के लिए। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी बच्चा। फुल लेंथ वीडियो है नहीं, रिवीजन है, तो काम की चीजों पे ज्यादा फोकस है हमारा। और एक सर्टेन वेलोसिटी की लिमिट है ना, लिक्विड की एक सर्टेन वेलोसिटी, जिस लिमिट के नीचे की वैल्यू पे बॉडी लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा और उसके ऊपर टर्बुलेंट हो चुका होगा, वो लिमिट क्या कहलाती है? वो लिमिटिंग वैल्यू क्या कहलाती है? क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, चीजें आपके सामने स्क्रीन पे है, आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो। फ्लो ऑफ लिक्विड टर्न्स इनटू टर्बुलेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू, मतलब बहुत ज्यादा फ्लो हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, तो वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस स्पीड से स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट कन्वर्ट होगा, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। करेक्ट। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आइडियल फ्लूइड के लिए है, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए कुछ नहीं कहता है, बहुत सिंपल सी बात कहता है कि रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट होना चाहिए। अब बच्चा रेट ऑफ फ्लो ध्यान से सुनना, यहां पे रेट ऑफ फ्लो डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता है, यहां पे रेट ऑफ फ्लो होता है बच्चा वॉल्यूम अपॉन टाइम। क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है। और वॉल्यूम अपॉन टाइम को एरिया इंटू वेलोसिटी लिख लेना आराम से। मतलब बच्चा एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसीलिए जो पहाड़ों से नदियां बहती है ना, तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उनको पतले नैरो चैनल मिलते हैं, तो एरिया कम होता है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब प्लेन में आते ही उनकी स्पीड कम हो चुकी होती, क्योंकि उनको ब्रॉड चैनल मिलते हैं, राइट। एरिया ज्यादा होता है, वेलोसिटी कम हो जाती है। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट। और ये बच्चा यूज कैसे होगा ना, ये यूज होंगे बर्नौलीज थ्योरम में। ये यूज किसमें होंगे? बर्नौलीज थ्योरम में एज अ टूल। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे कोई सेपरेट क्वेश्चन बनेगा, कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन बनेगा। बर्नौलीज में ही मोस्टली यूज होते हैं। और बर्नौलीज पढ़ने के लिए इस टाइम जो आपकी स्क्रीन पे है, ये कंप्लीट डेटा आपको याद होना चाहिए, है ना। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं बच्चा क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है, तो डिवाइड बाय मास कर दोगे, पर यूनिट मास हाफ v स्क्वायर। पर यूनिट वॉल्यूम करोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम विच इज डेंसिटी। सेम पोटेंशियल एनर्जी बच्चा क्या होती है? mgh होती है। तो पर यूनिट मास में मास से मास कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो gh। पर यूनिट वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम बनेगा रो gh। प्रेशर एनर्जी क्या है? वर्क डन टू इंक्रीज प्रेशर या वर्क डन टू एक्सर्ट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। ठीक है, प्रेशर एनर्जी बेसिकली यहां पे होता है पी, प्रेशर एनर्जी PAX। ठीक है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, काम पड़ेगा नहीं इसलिए दिया नहीं। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास याद रखिएगा P बाई रो, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर के बराबर होगा। ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहां से हम बात करने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम पे। और बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है? बहुत सिंपल सी बात कहता है कि अगर किसी ट्यूब ऑफ फ्लो में कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक, आइडियल लिक्विड है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, कोई सोर्स सिंक नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई अपोजिंग मोशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुल मिला के एक आइडियल कंडीशन वैलिड हो रही है, ना ये वर्क कर रहा है ना इस पे वर्क किया जा रहा है, तो जो टोटल एनर्जी होगी किसी भी लिक्विड की, वो क्या होगी बच्चा? कांस्टेंट होगी। अब जो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, टोटल एनर्जी कौन कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, यही तीन है। करेक्ट, यही तीन एनर्जी है। ये तीनों क्या होगी बच्चा? कांस्टेंट। अब यहां पे इस बात को समझना, अभी तक जो हम मैकेनिक्स में बात करते थे, हम पूरी पूरी काइनेटिक उठाते थे, पूरी पूरी पोटेंशियल उठाते थे, यहां पे या तो आप पर यूनिट मास उठाओगे या तो पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि लिक्विड एक जगह ठहरता नहीं है बच्चा, वो फ्लो कर रहा होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। जहां पाइप ब्रॉड है वहां पे ज्यादा लिक्विड है, जहां पाइप नैरो है वहां पे कम लिक्विड है। आप कैसे बोलोगे एनर्जी सेम है? तो वहां पे आप क्या बोलते हो? पर यूनिट मास बोलते हो या पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हो। मैंने भी वही काम किया है, पर यूनिट मास में पूरा डेटा दिया है। अब बच्चा टोटल एनर्जी कांस्टेंट मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट। मतलब यहां की टोटल एनर्जी इक्वल टू यहां की टोटल एनर्जी, वही लिखा है।
फर्स्ट की एनर्जी इक्वल टू सेकंड क्रॉस सेक्शन की एनर्जी। यहां एक चीज और बच्चा, एक चीज यहां पे और, मैंने क्या किया उस इक्वेशन में तुम नोट डाउन कर चुके होगे तब वीडियो में यहां पे हो, यहां पे जो एच जी था मैंने सब में ना जी से डिवाइड मार दिया। क्यों किया? अब जब किया तो क्या मिला, P अपॉन रो जी प्लस हाफ वी स्क्वायर बाई जी प्लस एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों इसलिए किया? क्योंकि कई बार डेटा आपको बच्चा इस फॉर्मेशन में देगा। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो P बाई रो जी है इसको कहते हैं प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, इसको बोलते हैं एलिवेशन हेड। हेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा इन सब का डायमेंशन एक ही होता है विच इज हाइट। तो कई बार आपको एग्जाम में जो डेटा देगा ना वो इसी फॉर्मेशन में देगा कि यार वेलोसिटी हेड की वैल्यू इतनी है। भाई तुम जानते ही नहीं हो वेलोसिटी हेड है क्या, तो डेटा कैसे यूज करोगे? तो कम से कम पता होनी चाहिए ना कि यार हमको यूज करना कैसे है। और वो तब होगा जब आपको पता हो कि भाई शब्द का मतलब क्या है। भाई तुम किसी बंदे को जानते ही नहीं हो तो उसके बारे में क्या जानोगे तुम, है ना? कि उससे कैसे दोस्ती करनी है, उससे कैसे मेल मिलाप करना, समझ में आएगा क्या? नहीं ना। तो यार वही चीज तो है। आपको पता है आप प्रेशर हेड क्या, P बाई रो जी। एग्जाम में क्वेश्चन में तुमको डेटा दे रहा, प्रेशर हेड की वैल्यू इतनी है, तुमको प्रेशर चाहिए, अपना निकाल लो यार। ठीक है। नाउ इफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज हॉरिजॉन्टल देन प्रेशर एनर्जी इज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूज होता है बच्चा, बहुत यूज होता है। जो एरोप्लेन एयर लिफ्ट वगैरह के क्वेश्चन बनते हैं ना, अब उसमें बोल देगा हॉरिजॉन्टल फ्लो है, हाइट नहीं दिया, तुम परेशान घूम रहे हो सर हाइट कहां से लेके आए। तो भैया यार पोटेंशियल एनर्जी की बात कब करते हो? जब हाइट ट्रैवल करे ना। अब जब हॉरिजॉन्टल फ्लो है, हाइट ही नहीं ट्रैवल कर रहा है, तो चाहे GH1 हो चाहे GH2 हो, क्या लेके चलना? जीरो। ठीक है, तभी न्यूमेरिकल होगा। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में एक तो तुम्हारा एयर लिफ्ट हो जाता है, ठीक है, जिसके क्वेश्चन बड़े आराम से बनते हैं। आपसे पूछता है कि प्रेशर वगैरह की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, क्या होगा, वो आप आराम से निकाल लेते हो। ठीक है। फोर्स पूछता है बेसिकली, तो फोर्स कहां से निकालना है ना बच्चा? P1 माइनस P2 इंटू ए से निकालना। ठीक है। अब P1 माइनस P2 बर्नौलीज थ्योरम से मिलेगा। ठीक। फिर आप बोलते हो वो स्प्रेयर है ना, कि दबाए हुए हैं तो नहीं निकला, जैसे ही प्रेशर हटाए फुल वेलोसिटी से निकल जाता है। ठीक। फिर आप बोलते हो ब्लो ऑफ टिन, किसी की टिन की रूफ है तो क्या होता है? टिन लिन नहीं टिन। ठीक है। वो तूफान में उड़ जाती है, क्यों? क्योंकि ऊपर हवा की वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे कम है। नीचे वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा ना बच्चा, वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। बॉडी हायर प्रेशर से लोअर की तरफ क्या होती है? मूव कर जाती है। और इसी का एग्जांपल हो जाता है स्पिनिंग ऑफ बॉल। अब दर्शन रिजल्ट में अगर यूज हो तो दे रहा हूं, जिसको आप बोलते हो मैग्नस इफेक्ट। यहां पे भी वही होता है। ठीक है। बॉल के दोनों सरफेस पे हवा की स्पीड अलग अलग है, तो प्रेशर अलग अलग है, हायर प्रेशर से लोअर में शिफ्ट हो जाती है और बॉल की ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाती है। ठीक है। कैसे होती है वो फुल लेंथ वीडियो में समझ में आती है बातें, है ना? तो फिलहाल आप इतना समझिए, क्योंकि रिवीजन है बच्चा, जल्दी से आपका कराना है, टाइम नहीं खराब होना चाहिए। अनदर आपका एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर। क्या होता है वेंचुरी मीटर? रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है, कुछ नहीं है, कन्वर्जिंग कोन है, डाइवर्जिंग कोन है, जानते हो। दो आप कैपिलरी यूज कर लेते हो और इनके बीच जो लिक्विड का लेवल का डिफरेंस है ना वो H। ठीक। तो रेट ऑफ फ्लो का बच्चा दो फॉर्मूला है, ध्यान से समझिएगा। अगर प्रेशर के टर्म में डेटा देता है ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर ये हाइट का डिफरेंस दे देता है, ये लगाना कुछ किया नहीं है, P1 माइनस P2 को H रो जी रखा, रो से रो कैंसिल, ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो के आपके पास दो फॉर्मूले हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट जल्दी से नोट डाउन करते जाइए। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे। बहुत लंबा चैप्टर है, कोशिश कर रहा हूं जल्दी से कराने की, है ना। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, देखो जल्दी भले है कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, तुम्हारा टाइम ना खराब हो, लेकिन डेटा पूरा दे रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ा है। थोड़ा लंबा होता है, हो क्या करें। स्पीड ऑफ इफ्लक्स ना बच्चा, इफ्लक्स, ये जो मान लीजिए कोई टंकी में पानी भरा है, H हाइट की टंकी है, और सरफेस से स्मॉल एट H डेप्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा, समझिएगा।
स्मॉल h डेप्थ पे आपने कोई होल किया, इस होल को बोलते हैं ओरिफिस, ठीक। और इससे जो पानी बह रहा है ये पानी कहलाता है इफ्लक्स, है ना। कुछ आर रेंज कवर कर रहा होगा, भी रेंज भी निकालनी पड़ेगी। अब बच्चा यहां पे जो आप याद कर लेते हो ना, आप ये याद किए बैठे रहते हो कि v इक्वल टू √2gh होगा, लेकिन अगर अच्छे एग्जाम के लिए जा रहे हो, आप जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, तो इतना पर्याप्त नहीं है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ये अगर ओरिफिस इज वेरी स्मॉल, ओरिफिस का जो एरिया है नेग्लिजिबल है सरफेस के एरिया के कंपेयर में, केवल और केवल तभी v इक्वल टू √gh वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। और इस पे खेल चुका है जेई में भी, ठीक है, इस पे खेल चुका है नीट में भी। उन्होंने रेशियो दे दिया था कि ओरिफिस का जो एरिया है सरफेस के कंपेयर में 0.1 है, मतलब इसके एरिया और इसके एरिया का रेशियो 0.1 है। अब वहां वेरी स्मॉल कंसीडर नहीं करोगे, अब उन्होंने डेटा दिया हुआ है, और जब डेटा देगा तो डेटा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे वो बता रहा हूं, 2 मिनट में बता रहा हूं, ठीक। तो ये तब है जब ओरिफिस का एरिया बहुत छोटा है, सरफेस के कंपेयर में नेग्लेक्ट है, तो v इक्वल टू √2gh है, वरना नहीं है बच्चा, ठीक। अब g तो कांस्टेंट है, तो यार ले दे के जो वेलोसिटी है वो केवल और केवल डेप्थ पे डिपेंड कर रही है। केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रही है? डेप्थ पे, यानी डेप्थ जितनी ज्यादा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा, डेप्थ जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा। अब यहां पे बच्चा एक छोटा कंफ्यूजन आता है, यहां पे रेंज भी कई बार यूज कर लेते हैं। रेंज मैक्सिमम होती है मिड में, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एंड पे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बात समझिएगा। अब अगर तुमसे पूछता है कि कितने टाइम में टैंक पूरा खाली हो जाएगा, मैं पूरा बोल रहा हूं, फिर से सुनना, टैंक कितने टाइम में पूरा खाली हो जाएगा, तो √2 इतने में पूरा खाली हो जाएगा, ठीक। रेंज का फॉर्मूला होता है 2 स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। डेटा ढंग से तमीज से समझना, स्मॉल h डेप्थ है और ये वैल्यू कैपिटल H माइनस स्मॉल h है, ठीक। अगर मैक्सिमम रेंज बोलता है तो जो होल है वो मिड में होना चाहिए। कहां होना चाहिए? अगर मिड में होगा तो मैक्सिमम रेंज मिलेगी। और बच्चा मैक्सिमम रेंज कितनी मिलेगी? कैपिटल H इस कंटेनर की हाइट के बराबर मिलेगी, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक चीज यहां पे और समझना, ये नोट हो गया होगा, मैं चेंज कर रहा हूं, नहीं हुआ है पॉज करके कर लेना, ठीक है। इसलिए हट जाता हूं बीच बीच में कि आपको मौका मिल जाए स्क्रीनशॉट लेने का, पॉज करने का। यहां पे एक चीज और समझना, हाइट ऑलवेज कंसीडर्ड फ्रॉम ग्राउंड। मतलब अगर तुमसे बोल दिया कोई स्टैंड रखा है और इसके ऊपर बीकर रखा है ना बच्चा, तो हाइट ग्राउंड से पूरी कंसीडर होगी। ये पूरी, आधी अधूरी नहीं, सिर्फ बीकर की नहीं है, ग्राउंड से हाइट कंसीडर होती है। जैसे मान लो यहां पे होल किया ना, तो इसकी होल की हाइट ये पूरी कंसीडर होगी यहां से, ठीक है। चलो, इफ ओरिफिस इज नॉट वेरी स्मॉल, मैंने बोला तो 2 मिनट रुको, बता रहा हूं। अगर ओरिफिस का डेटा दे दिया कि यार ओरिफिस का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सरफेस के कंपेयर में इतना उतना है, तब आप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला लगाओगे? a1 √2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। तब इससे काम होगा, ठीक। तुमसे कहता है टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक फॉर सम हाइट, पूरा खाली नहीं कर रहे हैं, कुछ सर्टेन हाइट तक कर रहे हैं, तो तुम ये लगा लो। तुम पूरा भी बोल रहा है तो भी ये लगा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह वैलिड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे भी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। सिर्फ अब तुम्हारे पास ये देखो, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का सेक्शन बच्चा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हारे पास हर एक चीज दे दिया, वेलोसिटी दिया दोनों केस पे, स्मॉल है तब भी, नहीं है तब भी, टैंक खाली होने का फॉर्मूला दे दिया, हाइट का दे दिया, आपको रेंज का दे दिया, मैक्सिमम रेंज का दे दिया, मैक्सिमम रेंज की कंडीशन दे दिया, अब कुछ नहीं छूटा है। तो जो रेट ऑफ फ्लो से क्वेश्चन आएंगे अब वो कंप्लीट है, वो चाहे बर्नौलीज के आए चाहे बर्नौलीज के एप्लीकेशन के आए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारा आगे का टॉपिक क्या है? विस्कोसिटी है। चलिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं विस्कोसिटी के बारे में। इस चैप्टर का ऐसा टॉपिक जो शायद सबसे आसान है, कुछ नहीं है तो मैक्सिमम 5-7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना,
दैट इज सरफेस टेंशन। वो हमारा चैप्टर नंबर 4 होने वाला है इसी वीडियो में, लास्ट टॉपिक होने वाला है, तो कंप्लीट करते हैं इसको। चलिए, विस्कोसिटी क्या है यार? किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लिक्विड की जो लेयर्स होगी आपस में एक दूसरे पे रिलेटिव मोशन करेगी, जिसकी वजह से लिक्विड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, रुकेगा और लिक्विड फ्लो नहीं कर पाएगा। दैट टेंडेंसी ऑफ लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी। और जो इन रिलेटिव मोशन की वजह से, बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूं, इस रिलेटिव मोशन की वजह से जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगता है बच्चा, जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज विस्कस फोर्स, है ना? जो किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है बच्चा? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, है ना? लिक्विड की प्रॉपर्टी ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट क्या होती है? पॉइस, सीजीएस यूनिट है। डेका पॉइस और पॉइज़ोई एमकेएस यूनिट है। एंड 1 डेका पॉइस इक्वल टू 10 पॉइस, ये याद रखिएगा। डायमेंशन पूछा जाता है बच्चा, वो याद रखना है, mn इनवर्स, टी इनवर्स, ठीक है? अब कुछ थ्योरी पॉइंट्स जो यहां पे हमको चाहिए ही चाहिए। कुछ तो मैंने डिफरेंसेस की बात की है, जैसे विस्कोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, फ्रिक्शन नहीं करता है, ठीक? विस्कोसिटी एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करती है, फ्रिक्शन नहीं करता है। विस्कोसिटी में रिलेटिव वेलोसिटी होती है लिक्विड के लेयर्स के बीच में, फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो भी फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बच्चा, है ना? तो ये तो डिफरेंसेस थे। अनदर 2 very important point, that is effect of pressure and effect of temperature. All those points are really important for assertion and reason. तो ढंग से नोट कीजिएगा बच्चा। प्रेशर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी लिक्विड में, एक्सेप्ट वाटर। वाटर में एनोमलस एक्सपेंशन की वजह से कहानी बदल जाती है। लिक्विड में प्रेशर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, लेकिन गैसेस में प्रेशर पे विस्कोसिटी डिपेंड नहीं करती है, ठीक? टेम्परेचर में क्या है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बच्चा विस्कोसिटी लिक्विड की घटती है बट गैसेस की बढ़ती है। तो बहुत कहानी है, ठीक है? तो थोड़ा सा ढंग से दिमाग में आपको बैठा के चलना होगा। थ्योरी है, ज्यादा कुछ था नहीं। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। अब बच्चा देखो, विस्कोसिटी के 2 फॉर्मूले हो गए। पहला तो तुम्हारे पास ये हो गया, F इक्वल टू माइनस ईटा ए dv बाई dx, है ना? जब सॉलिड और लिक्विड मोशन कर रहे होंगे, लाइक लिक्विड के ऊपर सॉलिड चल रहा होगा, बोट चल रही होगी रिवर के ऊपर, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं ना कि यहाँ पे लिक्विड की लेयर है, इसके ऊपर ये सॉलिड है, तो ऐसे में ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन सुनना, सॉलिड मूव्स थ्रू द फ्लूइड। वाटर या लिक्विड में सॉलिड मूव कर रहा है, तब ये नहीं बच्चा, तब ये फॉर्मूला लगेगा, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। दिमाग खोल के बैठना, ढंग से समझना। F इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी लगेगा कब? जब सॉलिड बॉडी फ्लूइड से होके गुजरेगी, ठीक है? ये याद रखना। अब यार, जब होके गुजरेगी तो शुरू में क्या होगा? फर्स्ट एक्सिलरेटेड मोशन, then move with constant velocity, and that constant velocity is known as terminal velocity. और कब ऐसा होगा बच्चा? कब ऐसा होगा? जब ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना बच्चा? 0। एक्सिलरेशन कितना? 0। और अगर एक्सिलरेशन 0 तो चेंज इन वेलोसिटी कितना? 0। और वेलोसिटी कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ये कब है? जब ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स। नीचे क्या बच्चा? वेट। ऊपर एक तो विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आरवी विच इज F, एक अपथ्रस्ट फोर्स भी तो लोगे। और जब इनकी वैल्यू पुट करते हो तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है। मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मिलता है 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g बाई नीटा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया भी है पहले कि यार कुछ 64 वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, गिर रही हैं, रेन ड्रॉप्स मिलके एक हो गई। देखो, जब भी ये चीज आएगी ना, अभी सरफेस टेंशन में आपको आगे मैं लिखवा भी दूंगा,
जब भी ऐसा आएगा कि कंबाइन हो गई है या टूट गई है, वॉल्यूम इक्वेट करना बच्चा, बिगर ड्रॉप की रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, अभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी वीडियो में आगे सरफेस टेंशन में सब कुछ लिखा दूंगा ये। ठीक है, अब बच्चा इसका ग्राफ, ठीक, अब देखो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी, एक टाइम पे कांस्टेंट हो गई, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज टर्मिनल वेलोसिटी। यहां एक पॉइंट बच्चा और बच रहा है जो आपको ध्यान देना होगा, दैट इज अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से कम है तो भाई Vt इक्वल टू क्या, रो माइनस सिग्मा, तो पॉजिटिव, बॉडी नीचे जाएगी। और अगर कम हो गई डेंसिटी तो बॉडी कहां जाएगी, ऊपर, मतलब भारी चीज नीचे, हल्की चीज ऊपर, सीधा सा हिसाब। ठीक, अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा तो नीचे, बॉडी की डेंसिटी कम तो बॉडी कहां जाएगी, ऊपर। लास्ट इस सेगमेंट का पोज़ोई इक्वेशन बहुत कम यूज होता है, बट सिलेबस में है तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट, है ना। रेट ऑफ फ्लो क्या है बच्चा, पाई पी आई टू दी पावर 4/8 ईटा एल, वे पी प्रेशर है, आर रेडियस ऑफ ट्यूब ऑफ फ्लो है, लेंथ एल लेंथ है ट्यूब ऑफ फ्लो यानी पाइप की, दैट इज रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम अपॉन टाइम। अभी हम लोग उसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में बात कर चुके। अच्छा, यहां पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूं। अगर ट्यूब सीरीज में है बच्चा तो ये याद रखिएगा, ट्यूब पैरेलल में है तो ये याद रखिए बच्चा, पैरेलल में क्या होता है, करंट का सम होता है, रेट का सम होता है, वही किया है। ठीक है, और जब सीरीज में क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स का सम होता है। ड्राइविंग फोर्स जैसे करंट में वो होता है पोटेंशियल, यहां पे क्या है, प्रेशर है, तो इसका सम होता है। ठीक है, अब रेट ऑफ फ्लो पाई पी अपॉन 8 ईटा, ये एक्सप्रेशन, और पैरेलल में ये याद रखिएगा फॉर अ सेफ साइड, पूछता नहीं है इतना, बट अगर आप रिस्क लेने के मूड में हो तो भाई बात अलग है, मैं तो कभी नहीं रहता। ठीक है भाई, हमको आती है चीजें तो हम क्यों रिस्क लेंगे, सीधी सी बात है ना। ठीक, रेनॉल्ड्स नंबर, दो ही क्वेश्चन बनते हैं, बताता हूं क्या बनते हैं। पहले तो फॉर्मूला याद रखो, रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा, रो डेंसिटी, वी वेलोसिटी, डी डायमीटर ऑफ ट्यूब, क्या है बच्चा, डायमीटर ऑफ ट्यूब, ईटा तो अपन लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, करेक्ट। अब बच्चा यहां ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर n की वैल्यू 1000 या उससे कम है तो हम श्योर शॉर्ट बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो है, 2000 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे टर्बुलेंट है, 1000 और 2000 के बीच में है तो हम अनस्टेबल बोलते हैं। मतलब वी कैन नॉट से कि यार स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा, या वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होने के फेज में होगा, एग्जैक्टली क्या है, वी कैन नॉट से। अब दो क्वेश्चन बनते हैं। अब यहां पे तुमसे क्या पूछेगा, एक तुमसे पूछ लेता है यार फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, कि वो टर्बुलेंट हो जाए, क्या हो जाए, टर्बुलेंट हो जाए, या फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। नोट कर लेना, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आएगा तो, कि वो स्ट्रीम लाइन हो जाए। कहानी समझो, अगर बोल रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो कि स्ट्रीम लाइन हो जाए, अगर ये केस है तो n की वैल्यू पकड़ लेना 1000, भाई स्ट्रीम लाइन पे मैक्सिमम है। अगर ये बोले मिनिमम वेलोसिटी बताओ कि वो टर्बुलेंट हो जाए तो n की वैल्यू पकड़ लेना 2000, टर्बुलेंट पे मिनिमम है, टर्बुलेंट पे मिनिमम है, उल्टा नहीं पूछेगा। इसमें मिनिमम नहीं पूछेगा भाई, जीरो होती है, क्यों पूछेगा। इस पे मैक्सिमम नहीं पूछेगा, पता ही नहीं है मैक्सिमम कितनी है, क्या लोगे। ठीक है, तो दो ही चीज डिफाइंड है, स्ट्रीमलाइन में मैक्सिमम कितना 1000, टर्बुलेंट में मिनिमम कितना 2000। ठीक है, ठीक, इतनी बात ओके। तो विस्कोसिटी का चैप्टर कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सरफेस टेंशन के बारे में बात करते हैं। इस सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। आप भी जानते हो दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चा, दो टाइप के होंगे, कोहेसिव एंड एडहेसिव। सेम मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लग रहा होगा कोहेसिव फोर्स, ऐसे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लग रहा होगा दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। जैसे ग्लास पे कुछ पानी की बूंदें रह जाती हैं जब आप ग्लास को वॉश करते हो, तो ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हुए, किस फोर्स से हुए, दैट इज एडहेसिव फोर्स। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नेचर होता है बच्चा,
दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। तुमसे जेईई या नीट में कोई नहीं पूछने वाला कि यार कोहेसिव फोर्स या एडहेसिव क्या है, बट वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो वो समझ में आनी चाहिए बच्चा कि क्या बातें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, किस पे हमको फोकस करना है और किस पे नहीं करना है ना। नाउ सरफेस टेंशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना। क्या है, किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लिक्विड मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है और इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, सरफेस टेंशन कहलाता है ना। फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, T इक्वल टू एफ अपॉन एल। इतना इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज दिया है, इसके लिए थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो गया है ना, बट डेटा तो पूरा होना चाहिए ना। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है, एवरीवन नोज। अगेन पहली चीज, इट इज मॉलिक्यूलर फिनोमेना। क्या है ये, मॉलिक्यूलर फिनोमेना है, और इसका जो रूट कॉज है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कीप इन माइंड, है ना। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। कैसे नेचर ऑफ लिक्विड पे, भाई लिक्विड बदल दोगे सरफेस टेंशन बदल जाएगा। कोशिश करिएगा ये तीन वैल्यूज याद रहे आपको फॉर अ सेफ साइड, स्पेशली फॉर वाटर एंड सोप सॉल्यूशन। स्पेशली ये दोनों, वाटर के लिए 0.075 न्यूटन पर मीटर और सोप सॉल्यूशन के लिए 0.03 न्यूटन पर मीटर, करेक्ट। तो ये दोनों वैल्यूज याद रखिएगा। मर्क्यूरी के लिए 0.4 होता है ना, बट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक। चलिए, अब वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन शेप, सबको पता है। एप्लीकेशन होता है सरफेस टेंशन का, है ना, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अनदर पॉइंट, सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ध्यान रखिएगा। और यहां पे अब देखिए, इंप्योरिटीज, अगर हाईली सॉल्युबल इंप्योरिटी है, ठीक, जैसे डिटर्जेंट हाईली सॉल्युबल इंप्योरिटी है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हाईली सॉल्युबल इंप्योरिटी डालोगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, और स्पैरिंगली सॉल्युबल इंप्योरिटी डालोगे जो पूरी नहीं घुल रही है तो सरफेस टेंशन घटेगा। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ढंग से नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल, यहां पर चीजें समझो। शायद मैं डायग्राम उतना बेटर बना नहीं पाया हूं, बट समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कोई बकेट है, लिक्विड भरा है उसमें, ठीक है, बात को समझिएगा। कोई बकेट है, ऐसे उसमें लिक्विड भरा, ठीक। उसके सरफेस पे, पानी के सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे आपने कोई निडल रख दिया ऐसे करके। अब आपसे पूछा है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल दिस निडल, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल दिस निडल अप, ठीक। पानी भरा है, पानी के सरफेस पर निडल रखी, इसको उठाने में कितना फोर्स लगेगा। तो पहले तो उसका वेट उठाओगे, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, वेट उठाओगे, तो वेट कितना उठा बच्चा, mg। अब दूसरा समझो, 2LT कहां से आया, भाई ये लिक्विड पे रखा है तो लिक्विड सरफेस टेंशन लगाया, और सरफेस टेंशन की वजह से बच्चा जो फोर्स लगता है वो T इंटू एल होता है। भाई T इक्वल टू F/L पढ़े हो ना, तो F इक्वल टू T इंटू एल। अब ये 2 कैसे आया यार, ये नेडल है, इसकी एक लेंथ ये वाली कंसीडर होगी और एक लेंथ ये वाली कंसीडर होगी। मतलब इस पे भी फोर्स लग रहा होगा इस साइड पे, और इस साइड पे भी फोर्स लग रहा होगा। तो बच्चा ये लेंथ भी L है और ये लेंथ भी L है, तो टोटल कितनी लेंथ पे फोर्स लग रहा है, 2L पे। तो इसको उठाने में कितना फोर्स नीडेड है, 2LT प्लस mg। अब यही बकेट में इसी सरफेस पे सर्कुलर रिंग रखी है, रिंग, ठीक। तो अब रिंग रखी है, mg तो उठाओगे उठाओगे, प्लस वही 4 सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। लेंथ कितनी, बाहर की 2πr, बाहर की ये 2πr, और अंदर की भी कितनी 2πr, तो 2 इंटू 2πr। लेकिन अगर ये डिस्क बोलेगा तो अब यहां समझो, mg तो उठाओगे ही, लेकिन सिर्फ बाहर की लेंथ लोगे, अंदर तो भरा हुआ है ना। डिस्क मतलब क्या, अंदर भी मटेरियल है, पानी नहीं हो पाएगा, लिक्विड नहीं हो पाएगा, तो अंदर की लेंथ कंसीडर नहीं होगी। तो यहां पे 2πRT प्लस mg होगा। अगर इनकेस बच्चा कोई इशू है तो कमेंट करके बता देना, कोशिश करूंगा री एक्सप्लेन कर दूं, कुछ अरेंज कर दूं। स्क्वायर रिंग, फिर वही बात, mg, समझो बात को। अब ये कायदे से तुमको खुद से समझना चाहिए, कर लेना चाहिए। mg प्लस सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। यार मान लो अगर एक साइड A है, मान लिया एक साइड क्या है, A है, तो बाहर की लेंथ 4A, अंदर की भी लेंथ
4a स्क्वायर रिंग है ना, तो 2 इंटू 4a इंटू टी प्लस mg। लेकिन यही स्क्वायर डिस्क कर देंगे तो बस बाहर की लेंथ 4a इंटू टी प्लस mg। अब आते हैं सरफेस एनर्जी पे। सरफेस एनर्जी क्या होता है यार कि देखो जैसे ये बकेट है ना, लिक्विड है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। आपको ये मॉलिक्यूलर थ्योरी में ऐसे पढ़ के आते हो ना, वो लॉन्ग वीडियोस में बात होती है ना। तो अब इनको वापस जब एक्सपैंड करना है तो इनको ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा, तभी तो एरिया बढ़ाओगे, एक्सपैंड करोगे। तो इसको ऊपर की तरफ इन मॉलिक्यूल्स को उठाने में जो पोटेंशियल एनर्जी लगती है पर यूनिट एरिया, दैट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज पोटेंशियल सरफेस एनर्जी। तुम्हारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, वर्क डन टू इंक्रीज एरिया अपॉन इंक्रीज इन एरिया न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन। मतलब ऐसे लिख लो, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया। सिंपल सी बात, याद रहेगा, इजी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक। एक्सेस इन प्रेशर जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि भाई अंदर मान लीजिए पीआई प्रेशर है, बाहर पीओ है, तो कितना होगा भाई 2T/R होगा। किसमें? लिक्विड ड्रॉप में और एयर बबल में। एयर बबल क्या बच्चा? जो पानी में बुलबुले बनते हैं। फ्री सरफेस एक ही होता है बबल के अंदर, तो 2T/R। लिक्विड ड्रॉप में फ्री सरफेस एक ही होता है बच्चा, ड्रॉप के बाहर। ड्रॉप के अंदर तो पानी है ना। लेकिन अगर बात करो लिक्विड बबल की, लिक्विड बबल मतलब जो बुलबुले बनते हैं, जो हम लोग उड़ा नहीं रहे तो सोप सॉल्यूशन से बनाते हैं, दैट इज लिक्विड बबल या सोप बबल। उसमें दो फ्री सरफेस होते हैं बच्चा, लेयर के बाहर भी हवा है, लेयर के अंदर भी हवा है। तो बाहर भी फ्री सरफेस, अंदर भी फ्री सरफेस, दो हुए। तो जहां इन दोनों में 2T/R याद रखते हो, लिक्विड बबल में क्या याद रखोगे बच्चा? 4T/R। याद रखिएगा बच्चा ढंग से। इसके छोटे छोटे माइनर एप्लीकेशन है, जैसे कि अब भाई देखो, एक्सेस इन प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब अगर मान लीजिए दो बैलून्स है, एक बड़ा बैलून है, एक छोटा बैलून है, उनको कांटेक्ट में रखोगे, नोट कर लेना इस पॉइंट को ढंग से, अगर उनको कांटेक्ट में रखोगे तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा? छोटे बैलून का। प्रेशर किसका ज्यादा होगा? छोटे बैलून का रेडियस कम है तो एक्सेस इन प्रेशर ज्यादा, बड़े का प्रेशर कम। हवा कहां जाएगी? हायर प्रेशर से लोअर में। बर्नौली में पड़े बैठे हो, कहां जाएगी? हायर प्रेशर से लोअर में। मतलब छोटा और छोटा, बड़ा और बड़ा, अमीर और अमीर होगा और गरीब होगा, तब तक होगा जब तक निपट ना जाए। ठीक है, जब तक छोटा बैलून पूरा श्रिंक नहीं हो जाएगा तब तक एयर बड़े बैलून में पास होती रहेगी। ध्यान रखिएगा। ठीक, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, थोड़ा याद रखिएगा। अगर दो बबल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और ये कंडीशन गिवन है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, तो जो दो बबल को कंबाइन करने के बाद रेडियस आई होगी, दैट इज R² इक्वल टू R1² प्लस R2²। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अब चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मान लीजिए दो बबल ऐसे बच्चा, रेडियस R1 R2 है, ठीक, अब कंबाइन होंगे तो भाई इसका प्रेशर ज्यादा है ना, रेडियस कम है। इसका प्रेशर कम है, रेडियस क्या है? ज्यादा है। तो ये इसको अंदर की तरफ पेनिट्रेट करना शुरू करेगा और कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाएगा, क्या बनेगा? तो अब इन दोनों के सेंटर के बीच जो डिस्टेंस होगी, दैट डिस्टेंस इज R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ढंग से याद रखिएगा बच्चा। सरफेस टेंशन में आप लापरवाही नहीं कर सकते हो, मत करना। बहुत मेहनत लगी है यार इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, इतनी सारी स्लाइड हो गई ना कि मतलब लिखे, सोचे, फिर तुमको पढ़ाए, हो पूछो मत। वर्क डन इक्वल टू टी। अब यार कुछ नहीं किया है ये, मतलब बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया जो भी पढ़ाया था। टी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए है बच्चा। ठीक, तो डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, यानी डब्ल्यू इक्वल टू 4π R2² माइनस R1²। कब? ब्लोइंग लिक्विड ड्रॉप एंड एयर बबल। लिक्विड बबल में क्या हो जाएगा या सोप बबल में क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन 2 टाइम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? दो फ्री सरफेस होंगे बच्चा। तो जहां 4π ले रहे थे वहां क्या ले लिया? 8π ले लिया। तुमको नहीं पच रहा है, 4 ले लो, 2 यहां ले लो, बात एक ही है यार। ठीक है, कुछ भी करो।
ठीक, तो ये हो गया सिंपल, यही फॉर्मूला है जो ढंग से लिख के दे दिया है, नथिंग एल्स। अब स्प्लिटिंग ऑफ बिगर ड्रॉप या फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप, यहां से क्वेश्चन बनता है। और मैंने विस्कोसिटी के सेक्शन में भी कहा था कि अगर कोई बड़ी ड्रॉप टूट के एन छोटी ड्रॉपलेट्स में जा रही है या एन छोटी ड्रॉपलेट्स मिलके कोई बड़ी ड्रॉप बना रही है, तो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम। भाई सीधी सी बात है ना, मटेरियल तो उतना ही रहने वाला है। अब ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बड़ी ड्रॉप की रेडियस और छोटी ड्रॉप की रेडियस का एक्सप्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये काम करने में, मतलब स्प्लिटिंग करने में या फॉर्मेशन करने में, दोनों केस में वैलिड है। अगर वर्क डन पूछता है तो एक तो सिंपल सा फॉर्मूला T इंटू डेल्टा ए हो गया। अब डेल्टा ए मतलब क्या भाई, चेंज इन एरिया, स्फीयर है ना, तो T n टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, n ड्रॉपलेट्स है, माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। आप चाहो तो यही एक फॉर्मूला याद रख लो, या आप चाहो तो 3-4 फॉर्मूला याद रख लो, जितने मेरे को याद थे मैंने सारे लिख के दे दिए। ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल पड़े आप वो याद कर सकते हो, जरूरी नहीं है 4-14 फॉर्मूला याद करना। ठीक है वही। अब यहां मैंने क्या किया, मैंने कैपिटल आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहां कैपिटल आर तो आर अपॉन कैपिटल आर बना था, मैं n की पावर 2/3 लिख सकता था, तो n अपॉन n की पावर 2/3, n की पावर 1/3 आ गया। यहां पे एक आर और कॉमन ले लिया तो ये बन गया मेरे को। तो इसी फॉर्मूले से निकाला है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है कि आपको सारे याद करने जरूरी हैं, बट मेरा काम था सारे प्रोवाइड करना, है ना। इस चीज को समझो बच्चा। अब जब स्प्लिटिंग ऑफ बिगर ड्रॉप हुई या फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप हुआ, तो भाई उस पर कुछ वर्कडन भी हुआ होगा, वर्कडन हुआ होगा। अब वर्कडन क्या हुआ होगा, यहां पूरा लिखा नहीं मैंने, वर्कडन अगेंस्ट सरफेस एनर्जी हुआ होगा। अगर वर्कडन किया है तो थर्मल एनर्जी भी लॉस हुई होगी। ठीक, अब लॉस कब होगी थर्मल एनर्जी, जब स्प्लिटिंग होगी। इस बात को ध्यान रखना, बात को गौर से सुनना। स्प्लिटिंग होगी तो थर्मल एनर्जी का लॉस होता है, तो टेम्परेचर घट जाता है। यहां लिख दिया है मैंने, डिक्रीज इन टेम्परेचर इन स्प्लिटिंग। लेकिन जब फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप हो रहा होगा तो थर्मल एनर्जी का गेन होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है फॉर्मेशन में। लेकिन द पॉइंट इज कि जो डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा या जो इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, दोनों की जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, जो वैल्यू है डी थीटा, वो सेम होगा बच्चा। तो तुमको बेनिफिट ये है, एक फॉर्मूले से दोनों काम हो जाएंगे। बस इतना याद रखना, स्प्लिटिंग में ये डिक्रीज हुआ है वैल्यू है, और जब फॉर्मेशन हुआ तो ये इंक्रीज वाली वैल्यू है। अब मैंने इसी को बड़ी सिंपली यूज किया, लॉस इन थर्मल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ठीक, अब यार जेएमएस डी थीटा होता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, जेएमएस डी थीटा। जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट है 4.21 जूल पर कैलोरी। अगले वीडियो में आपको मिलेगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये, सो परेशान मत होना। इक्वल टू वर्क डन, यही 4πT(r³), यही वाला फॉर्मूला ले लिया भाई। कहां आ गया ये वाला, ये ठीक है। ठीक, फिर कुछ नहीं किया, मास को मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ले लिया है। ठीक, बस सब कुछ इधर भेज दिया, डी थीटा की वैल्यू मेरे को मिल गई। एक चीज और ज्ञान है, वो ज्ञान ये है कि अगर आप सोचो कि इस फॉर्मूले को याद करके तुम्हारा काम हो जाएगा, सर क्यों इतना बता रहे हो रिवीजन वीडियो में, तो बच्चा मेरा दिमाग खराब थोड़ी ना है कि मैं रिवीजन वीडियो में डेरिवेशन बता रहा हूं। मैं रिवीजन वीडियो में डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूं कि बच्चा यहां से क्वेश्चन बना है। आप पीवाईक्यू उठा के देखना, अगर आपको सिर्फ इतना याद है तो वो क्वेश्चन नहीं होने वाला, क्योंकि यहां स्टेप में खेल गए थे। इसलिए अगर तुम दिमाग कहीं से खर्च कर रहे हो, कहीं स्मार्टनेस दिखा रहे हो, तो प्लीज ध्यान रखना कि भैया ये प्रोसेस पता होना, ये वाला प्रोसेस पता होना जरूरी है, तो न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट सबको पता है क्या होता है, कि भैया क्या होता है कि अगर एक ये मेनिस्कस एनिस्कस है, इसके टैंजेंट और ग्लास के टैंजेंट के बीच जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। मेनिस्कस भैया क्या होता है, मेनिस्कस ये जो लिक्विड के सरफेस का शेप है,
दैट इज कॉल्ड मेनिस्कस, है ना। पता है यार, इतना बेसिक थोड़ी ना लिख के देंगे। क्या है जैसे, अब ये मेनिस्कस है, ये कौन सा मेनिस्कस है बच्चा, ये कौन सा मेनिस्कस बना हुआ है, कॉनकेव मेनिस्कस बना है। कौन सा मेनिस्कस बना है, कॉनकेव मेनिस्कस बना है ना। अब क्या है, ये टेंजेंट हो गया ये वॉल, और ये सरफेस का टेंजेंट खींचो, ये इनके बीच का ये एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट एंगल है लेस देन 90। यहां पे ये वॉल है, ये है, इनके बीच एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री दिख रहा है। तो यहां पे बच्चा कौन सा मेनिस्कस कहलाएगा, प्लेन मेनिस्कस कहलाएगा। कौन सा मेनिस्कस, प्लेन मेनिस्कस कहलाएगा। यहां पे ये कॉन्वेक्स है, तो एक ये हुआ, फिर इसका टेंजेंट खींचा ये, इनके बीच क्या बना, ये बना ग्रेटर देन 90। यहां पे ये कौन सा मेनिस्कस कहलाएगा बच्चा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस कहलाएगा। कौन सा मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस कहलाएगा। इसमें लिक्विड सरफेस को वेट करता है केवल और केवल इसमें, बाकी दोनों में नहीं करता है, याद रखना, पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आते हैं इसके पीछे के कॉन्सेप्ट पे कि यार क्या हुआ होगा। ठीक है, इसमें जो ये मेनिस्कस का फॉर्मेशन होता है ना बच्चा, ये मेनिस्कस का फॉर्मेशन होता है दो फोर्सेस की वजह से। यहां पे थोड़ा सा समझ लो, 5 मिनट खर्च होंगे। यहां पे दो फोर्सेस की वजह से होता है, एक कोहेसिव फोर्स, एक एडहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स लग कहां रहा है, मैंने सब लिख दिया है। एक्ट्स एट 45 डिग्री टू द वर्टिकल, एक्ट्स एट 45 डिग्री टू द वर्टिकल। ठीक, एडहेसिव फोर्स कहां लग रहा है, एक्ट्स आउटवर्ड एट राइट एंगल टू द वॉल। वॉल ये है, एडहेसिव फोर्स ये लगा होगा बच्चा, है ना। यहां पे ये आपका कोहेसिव एंगल, ये और ये एडहेसिव, यहां पे भी बच्चा यही काम हुआ होगा, है ना। यहां पे भी FC ये हुआ आपका 45 डिग्री पे, और ये आपका FA हुआ। अब ये जो FC आपका 45 डिग्री पे है बच्चा, इसको आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो। इधर की तरफ आएगा FC sin 45, और इधर की तरफ आपका आ जाएगा FC cos 45, यही आएगा, है ना। तो अब यहां पे समझो कि अगर अब ये FC sin 45 को हम FC/√2 लिख सकते हैं। अगर ये फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स, भाई अपने को यहां पे मिल गया, क्या मिल गया, नेट फोर्स कहां मिला, यहां पे मिला। तो प्लेन मेनिस्कस बना, कब बना, जब ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहां पे समझो भाई, यहां पे क्या बना, वही FC sin 45 मतलब FC/√2। ठीक, अब क्या होगा, अब FA की वैल्यू ज्यादा होगी। कैसे पता, भाई नेट फोर्स गिरा होगा यहां पे। हमको पता है ना कि जो लिक्विड का सरफेस होता है वो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। इसी वीडियो में प्रेशर में बात किए हुए हम, है ना। अब जब ये बना तो भाई ऐसे गया, तो इसका सरफेस कॉनकेव बना। तो ये रीजन होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। अब यहां पे बच्चा ये FC sin 45 यानी √2, अब ये सरफेस बना है तो नेट यहां कहीं गिरा होगा, मतलब साफ सी बात है, ये वाला फोर्स डोमिनेटिंग होगा, तो नेट इसकी तरफ खिंच गया, और FC/√2 की वैल्यू FA से ज्यादा हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बात अगर समझ में आई है ना, तो खुल के एंगल ऑफ कांटेक्ट और मेनिस्कस समझ में आता है, फिर कुछ इफ एंड बट रह नहीं जाता है बच्चा। ठीक है, अब कुछ नहीं है, 2-3 थ्योरी पॉइंट्स है एंगल ऑफ कांटेक्ट में जो तुमको याद होनी चाहिए। यहां मेरे को कुछ नहीं समझाना है, यहां पे सब तुमको पता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। लाइक ये डेटा यूज होंगे, जैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू 0 से 180 होती, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 होता है प्योर वाटर में, और जब एसेंट फॉर्मूला का न्यूमेरिकल आएगा ना बच्चा, तो वो दे देगा वाटर है, एंगल नहीं देगा। तुमको अपने आप यूज करना है कि थीटा 0 है, और ये न्यूमेरिकल आए हुए हैं और आते हैं। ठीक है, मैं अपने एंड से नहीं दे रहा हूं। वाटर और सिल्वर यानी चांदी के ग्लास में पानी रखे हो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। मर्क्यूरी और ग्लास है तो 138 ये अभी तक का मैक्सिमम है।
टेक्निकली अभी हम 138 180 अचीव किए नहीं है, ये 138 अभी तक का मैक्सिमम है। एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंजेस विद सॉलिड लिक्विड, ऑब्वियसली सब में अलग अलग हो गया, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मतलब गर्म करोगे, लिक्विड पतला होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट घट जाएगा। फिर वही हाईली सॉल्युबल इंप्योरिटी मिलाओगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। स्पैरिंगली सॉल्युबल इंप्योरिटी मिलाओगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू घट जाती है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, फाइनली ये वीडियो पूरा हुआ, मेरे को भी सोने को मिलेगा, है ना, नींद आ रही है यार, काफी रात हो गई है। तो एसेंट फॉर्मूला क्या है भाई कि कैपिलरी में लिक्विड है, कैपिलरी में लिक्विड चढ़ा है बच्चा, अब कितनी हाइट चढ़ा वो निकालना है ना। अब पहले इस डायग्राम को समझो, कैपिलरी लगाया, रो डेंसिटी का लिक्विड था, h हाइट चढ़ा और यहां से हेमी स्फेरिकल मेनिस्कस का फॉर्मेशन होगा। कैपिलरी 3D है ना, तो जो कॉन्केव दिख रहा था वो हेमीस्फीयर है। अब बच्चा ये सरफेस टेंशन वो एंगल ऑफ कांटेक्ट, जब इसको दो पार्ट में तोड़ोगे, ऊपर t cos थीटा और इधर के साइड t sin थीटा आया होगा बच्चा, ठीक। हमने क्या किया भाई, अब ये जो इसमें लिक्विड गया इसका वेट तो नीचे को है, कितना है mg, ऊपर क्या लगा बच्चा t cos थीटा, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगा t cos थीटा इंटू एल लगा, तभी तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में आएगा। कब आएगा, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, t cos थीटा इंटू एल इक्वल टू क्या बच्चा, mg। क्या हुआ भाई, ठीक है, t cos थीटा इक्वल टू क्या बच्चा, mg हो गया। यानी अब यहीं से फॉर्मूला आया h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। क्या फॉर्मूला आ रहा है, h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। तब है जब मेनिस्कस में लिक्विड के वेट को कंसीडर नहीं करते हैं, बट अगर कंसीडर कर रहे हैं तो यहां -r/3 भी आता है। तो एक तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अनदर, अब बच्चा अगर कोई लिक्विड है तो उसका रो, उसका सरफेस टेंशन, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट सब फिक्स है। जब तक लिक्विड नहीं बदलोगे ये तीनों क्वांटिटी नहीं बदल पाएगी, क्योंकि ये तीनों क्वांटिटी लिक्विड पे निर्भर है, ठीक। और जी तो वैसे भी इधर उधर नहीं जा रहे हो तो नहीं बदलने वाला, तो अल्टीमेटली आर को इधर भेजे तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो एच आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये काम आ जाता है H1R1 इक्वल टू H2R2। इसीलिए कहते हैं लिक्विड कभी भी कैपिलरी से ओवरफ्लो नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, लिक्विड कभी भी कैपिलरी से ओवरफ्लो नहीं होता है। हाइट कम पड़ती है, वो डेप्थ बढ़ा लेता है, रेडियस बढ़ा लेता है और अल्टीमेटली चीजें बैलेंस हो जाती है, ठीक। लास्ट पॉइंट, अगर कैपिलरी को स्लैंट हाइट पे लगा रहा हूं, वर्टिकल एंगल अल्फा बना रहा है, तो H की जगह L cos अल्फा इस्तेमाल करोगे। कुछ नहीं है यार, H ये है, L ये हो गया, क्या दिक्कत थी। तो H इक्वल टू क्या, L cos अल्फा। तो बच्चा फ्लूइड में मेरे पास इतना ही था आपको बताने को, इतना ही नहीं, काफी हो चुका है, शायद काफी लंबा लेक्चर हो गया होगा, आई डोंट नो, पता नहीं कितना टाइम हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर पेशेंस। काफी लंबा वीडियो देखे हो, अगर देख पाए हो तो, ठीक है, चलिए।